दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी और राहुल गांधी के अलावा देश के तमाम नेताओं ने सभी देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अन्य नेताओं ने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कामना की कि ये त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। ये विशेष त्योहार खुशी, समृद्धि और स्वस्थ जीवन लेकर आए। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि झूठ, अन्याय और नफरत का अंधेरा मिट जाए, हमारा भारत सत्य, न्याय और प्रेम से प्रकाशित हो। आपको बता दें कि आज पूरे देश में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से भड़क गए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। बोले ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से चुनावी राज्यों में सियासी पारा चढ़ गया है। एक और जहां पर प्रमोद कृष्णम के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर होते दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। आपको बता दें कि इसी बयान को लेकर अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णम पर जमकर हमला बोला और कहा कि आपको ऐसे महत्वहीन लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान प्रमोद कृष्णम पर यह टिप्पणी की है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पत्र। बोले कोई विजन नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की है नकल। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ का पत्र है, इनकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की नकल की है। दरअसल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का वादा किया गया है। साथ ही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को भी खुश करने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदारी का वादा किया है। साथ ही किसानों के किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लाडली बहनों से भी वादा किया है कि उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ में पक्का मकान भी दिया जाएगा। और साथ में यह भी ऐलान कर दिया है कि मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ का पत्र है। उन्होंने कहा कि इनकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की नकल की है। अगली बड़ी खबर, बसपा प्रत्याशी अशोक बैरवा ने सचिन पायलट को दे दिया खुला समर्थन। अब टोंक में सचिन पायलट की राह होगी आसान। दरअसल राजस्थान की हॉट सीट टोंक में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से अपनी जीत में रोड़ा बन रहे बसपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा को आखिरकार मना ही लिया। अशोक बैरवा का समर्थन मिलने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भले ही अशोक बैरवा अपना नामांकन वापस नहीं ले सके हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं और हमारी विचारधारा के साथ हैं। इसमें हमें चुनाव के लिए और ताकत मिलेगी। मैं उनका स्वागत करता हूं, उन्होंने हमारे लिए अपना समर्थन दिया है। अशोक बैरवा ने सचिन पायलट की मौजूदगी में मीडिया के सामने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपना नामांकन वापस लेना चाहता था, लेकिन समय अभाव के कारण अपना नामांकन नहीं ले पाया। अब मैं पूरे समर्थन के साथ सचिन पायलट साहब के साथ हूं। अगली बड़ी खबर, दीपावली की राम राम साह के साथ चुनाव प्रचार हुआ तेज। केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया बड़ा दावा। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इस बार दीपावली भी वोटिंग से पहले है, तो शहर में हर जगह रोशनी के साथ चुनावी माहौल बना हुआ है। दीपावली की राम राम साह के साथ साथ प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर शहर विधानसभा के प्रत्याशी अतुल भंसाली के साथ रोड शो करते हुए दिवाली की राम राम साह करते
करते नजर आए। शेखावत ने जोधपुर शहर की सकरी गलियों में ढोल नगाड़े और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रत्याशी अतुल भंसाली के लिए वोट मांगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की सकरी गलियों और बाजारों में दिवाली की राम राम सा के लिए निकले हैं। इस दौरान एबीपी न्यूज से बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने मौजूदा गहलोत सरकार पर हमला बोला और ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी को प्रचंड समर्थन मिल रहा है और राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, नहीं टूटी परंपरा। हिमाचल के लेप्चा में पीएम मोदी ने जवानों के साथ में मनाई दिवाली। दरअसल बीते 8 साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। रविवार सुबह जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए वो हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचा हूं। आपको बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री ये उनकी 9वीं दीपावली है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी दिवाली मनाने के लिए सुरक्षा बलों के कैंप का दौरा कर रहे हैं। ये सैनिकों के साथ मनाने वाली उनकी 9वीं दिवाली है। अगली बड़ी खबर, ना कोई बीमा पॉलिसी, बैंक खाते में भी सिर्फ 574 रुपए। जाने कितने धनवान हैं पीएम मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। उनके पास अब कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। इसकी पूरी संभावना है कि उनकी बीमा पॉलिसी का समय पूरा हो गया है। उससे जो भी धन उन्हें मिला उसे उन्होंने फिक्स डिपोजिट खाते में डाल दिया है। नई घोषणा के अनुसार उनकी संपत्ति में एक एफडी और एक राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र शामिल है। इस साल 31 मार्च तक उनके पास एसबीआई की गांधीनगर शाखा में एफडी खाते में 2.47 करोड़ रुपए थे। पिछले एक साल में एफडी खाते में 37 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक उनके पास कोई भी देनदारी नहीं है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में भी 14,500 रुपए की वृद्धि हुई है। पीएम मोदी के पास में ना तो कोई ऋण है और ना ही वाहन है और ना ही जमीन है। पीएम मोदी के पास 20,000 के बॉन्ड थे। अधिकांश नेताओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इक्विटी बाजार में कोई भी जोखिम भी नहीं है। बैंक बैलेंस की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के पास सिर्फ 574 रुपए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी वेतन नहीं लेते हैं। वो पूरी राशि दान कर देते हैं। उनका केवल एक बैंक खाता है जो कि गांधीनगर में है और उसमें 574 रुपए पड़े हैं। अगली बड़ी खबर, जिस स्कीम ने केसीआर को बनाया हीरो, 10 साल तक दी सत्ता, अब उसी से मात खा सकते हैं केसीआर। इस बार तेलंगाना में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को मौजूदा विधानसभा चुनावों में उनकी ही सुपरहिट और लोकप्रिय रही योजना रायतु बंधु स्कीम से बड़ा झटका मिल सकता है, जबकि उसकी खामियों की वजह से विपक्षी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। तेलंगाना के कई इलाकों में किसानों को इस स्कीम से बड़ी शिकायतें हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि योजना से गरीब किसानों को फायदा नहीं हो रहा, जबकि बड़े किसान दिन पर दिन और अमीर होते जा रहे हैं। इससे समाज में गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। छोटे और सीमांत किसान जिनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, वे अब कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा की उम्मीद से देख रहे हैं। हालांकि किसान ये स्वीकार करते हैं कि बीआरएस के पास में कई योजनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस की पेश योजना में बीआरएस की स्कीम से उन्हें ज्यादा देने का वादा किया गया है। इसी वजह से किसान अब कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। इस बार केसीआर को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। अगली बड़ी खबर, असम में बदल गई सियासी बयार, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी और कांग्रेस के 150 नेता। दरअसल असम में तृणमूल कांग्रेस की राज्य इकाई के महासचिव और कांग्रेस के कई नेताओं सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 150 सदस्य सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन नेताओं का पार्टी में जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित में काम करती है और इसमें वंशवाद की राजनीति के लिए कोई भी जगह नहीं है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन नेताओं से सुबह मुलाकात करने के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग भारत और असम के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए वंशवादी और परिवार केंद्रित राजनीतिक दलों में कोई जगह नहीं है, क्योंकि केवल भाजपा ही देश के हित में काम करती है। मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं जो मां भारती की सेवा करने के लिए अपने लक्ष्य के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के 150 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, बड़बोलेपन के कारण नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की इमेज को लगा जोर का धक्का, अब जेडीयू को होगा भारी नुकसान। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान सियासी दुनिया में सुशासन बाबू की रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री काल में बिहार में हुई विकास की चर्चा देश में हुई है और यहाँ की कई विकास योजनाओं को अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। लेकिन हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार की चर्चा देश और दुनिया में उनके बयानों और उनके कई गतिविधियों को लेकर हो रही है। इन बयानों को लेकर कई नेता उनको मानसिक
से कमजोर तक बताने लगे हैं तो कई उन्हें मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री की संज्ञा दे रहे हैं। ये दीगर बात है कि उनकी पार्टी के नेता उनके बचाव में हैं। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की इमेज को जोर का धक्का लगा है और अब जेडीयू को चुनावों में नुकसान होना तय है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में जहरीली शराब ने मचाया तांडव, 3 गांवों में अब तक 18 लोगों की हो गई मौत। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में कथित जहरीली शराब से 3 गांवों में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। अक्सर बिहार और यूपी में जहरीली शराब से मौत की सूचना मिलती थी, लेकिन अब ये यमुनानगर में भी हो गई है। गाँव मंडेबेरी, पंजोटा का माजरा और गाँव सारण में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कथित रूप से जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। गाँव में मातम पसरा हुआ है। मौत की सूचना पाते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। आशा वर्कर और डॉक्टर गांव में घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं कि जिन लोगों ने शराब का सेवन किया है वो टेस्ट जरूर करवाएं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस मौत की जांच कब तक हो पाएगी। अगर यहां पर जहरीली शराब बिक रही थी तो क्या प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं थी? ऐसे तमाम सवाल अब गांव वाले और परिवार वाले उठाने लगे हैं। अगली बड़ी खबर, चाचा शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह के साथ आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे अजीत पवार? दरअसल डेंगू से राहत मिलने के बाद अजीत पवार की राजनीतिक गतिविधियों ने महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप मचा दिया है। पिछले 2 दिन में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। अमित शाह और अजीत पवार की मुलाकात के दौरान एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी साथ थे। चाचा शरद पवार से अजीत पवार अकेले मिले थे। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के मुताबिक शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात दीपावली उत्सव को लेकर थी। हालांकि अजीत पवार से एक दिन पहले शरद पवार से मंत्री दिलीप बलसे पाटिल भी मिले थे। सुप्रिया सुले ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। अमित शाह से मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि एक बीमार व्यक्ति अगर दिल्ली किसी गैर बीमार व्यक्ति से मिलने जा रहा है तो यह संभव है कि कुछ तो पकड़ा होगा। महाराष्ट्र में यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर अजीत पवार चाचा और अमित शाह के साथ में मुलाकात करा क्या खिचड़ी पकाने की तैयारी में है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।